हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सेकंड वीक के डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। तो अंत तक आप जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो सेशन में। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ऑफरिंग इट्स सिटीजन्स वीज़ा फ्री एक्सेस टू 195 कंट्रीज़। किस देश को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा दिया गया है जो अपने नागरिकों को 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर। और राइट साइड में आप भारत की रैंक भी देख सकते हैं, 83rd रैंक है और मॉरिटेनिया, सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ अपनी रैंक शेयर कर रहा है। आपको जानना चाहिए कि सिंगापुर को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट नामित किया गया है और ये अपने सिटीजन्स को 195 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है। आपको बता दें, ऐसा कहा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन ये सेकंड प्लेस पर हैं और 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया और स्वीडन ये थर्ड पोजीशन पर हैं। वहीं फोर्थ प्लेस पर बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ प्लेस पर हैं। फिफ्थ प्लेस पर ऑस्ट्रेलिया एंड पोर्चुगल हैं और यूएई नाइन्थ पोजीशन पर है। देखिए यहाँ पर साउथ कोरिया, यूएई और आपका जो सिंगापुर है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एशियन कंट्रीज़ हैं और इस इंडेक्स में रैंक कर रही हैं टॉप 10 में। भारत की रैंक 83rd है। मॉरिटेनिया, सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं लोग। अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पर है 105वें नंबर पर। उससे ऊपर फिर सीरिया है, उससे ऊपर इराक, उससे ऊपर यमन, उससे ऊपर सोमालिया और उससे ऊपर पाकिस्तान। मतलब ये सब लीस्ट पावरफुल इंडेक्सेस हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इस रैंकिंग में। अच्छा, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये डेटा अपना कहाँ से लेता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से। इसे 199 डिफरेंट पासपोर्ट और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। विच एडिशन ऑफ द हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना द्वारा उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। आपको जानना चाहिए कि एक हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर, इसका थर्ड एडिशन इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसमें एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं, इन्होंने हेड्स ऑफ नेवीज, मैरीटाइम एजेंसीज, सीनियर लीडरशिप, इंडियन ओशन रीजन, लिटोरल्स जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, कीनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेल्स, श्रीलंका, तंजानिया के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन किया है। इस इंटरेक्शन का थीम रहा है ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन। सस्टेनेबल ओशन समिट और ग्लोबल ब्लू फाइनेंस समिट ये भी हाल ही में बार्सिलोना, स्पेन में हुई है। और आपको जानना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस है, इसका थर्ड एडिशन नाइस, फ्रांस में होगा अगले साल और इसको फ्रांस और कोस्टा रिका होस्ट करेंगे। What is the name of the mascot launched on कोल इंडिया लिमिटेड्स 50th फाउंडेशनल डे? कोल इंडिया लिमिटेड के 50वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अंगारा। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत आती है, इसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है अपने हेडक्वार्टर्स कोलकाता में। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर जे किशन रेड्डी, इन्होंने गोल्डन जुबली लोगो और मास्कोट जिसका नाम अंगारा है, इसे अनवील किया है। ये मास्कोट इंस्पायर है रॉयल बंगाल टाइगर से। एमडी है कोल इंडिया लिमिटेड के और चेयरमैन पीएम प्रसाद है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2024? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ये 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन एनिवर्सरी होती है। जो एक्सरे डिस्कवर किए गए थे 1895 को, वो इसी दिन किए गए थे 8 नवंबर को। 2024 में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे का थीम रहेगा रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन।
With which agency has Punjab and Sindh Bank partnered to launch the e-bank guarantee facility? ई-बैंक गारंटी सुविधा शुरू करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ने किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, NESL। देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी लॉन्च की है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर। दिस न्यू फैसिलिटी रिप्लेसेस पेपर बेस्ड बैंक गारंटी इशुएंस प्रोसेस विद स्टाम्पिंग एंड सिग्नेचर्स। बैंक गारंटी क्या होता है? कस्टमर के बिहाफ पर बैंक गारंटी देता है किसी थर्ड पार्टी को कि अगर कस्टमर आपके पैसे नहीं दे पाया या फिर आपको कोई लॉस हुआ कस्टमर के कारण, तो उसकी भरपाई हम लोग करेंगे, तो उसको बोलते हैं बैंक गारंटी। पर ये अब तक ऑनलाइन नहीं होता था, तो स्टैम्पिंग, सिग्नेचर, इस चीज़ में काफ़ी मैनुअल वर्क लगता था, फर्जीवाड़ा भी काफ़ी चलता था। तो अब सेम जो है ऑनलाइन हो गया, जैसे ई सिग्नेचर, ई स्टैम्पिंग, ये सब ऑनलाइन हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बैंक गारंटी। MD एंड CEO पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार शाह। NESL के MD CEO देवज्योति रे चौधरी। विच बैंक हैज पार्टनर विद महिंद्रा फाइनेंस टू ऑफर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए किस बैंक ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है RBL बैंक। देखिए, महिंद्रा फाइनेंस जो कि महिंद्रा ग्रुप का एक हिस्सा है, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल प्राप्त कर ली है, जिसके तहत ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करेंगे RBL बैंक के साथ मिलकर। RBL बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, MD एंड CEO R सुब्रमण्य कुमार हैं। टैगलाइन है अपनों का बैंक। विच इंडियन प्लेयर वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट द WTT फीडर कैराकस 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट? किस भारतीय खिलाड़ी ने WTT फीडर कैराकस 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है हरमीत देसाई। देखिए, भारत के हरमीत देसाई, इन्होंने मैन सिंगल्स टाइटल जीते हैं WTT फीडर कैराकस 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में, जो कि वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला में सिटी है ये कैराकस। और ये साथ ही इन्होंने मिक्स्ड डबल्स क्राउन भी जीता है कृतिका रॉय के साथ मिलकर। तो सिंगल्स में इन्होंने फ्रांस के जोइस सेफ्राइट को हराया है। वहीं आपको जानना चाहिए, इंडियन स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह, इन्होंने अपना 6th PSA चैलेंजर टाइटल जीत लिया इस साल का। कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन 2024 वीमेंस सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया में। ये याद रखना आप, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, इस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है ये। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय RBI ऑन सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर, महाराष्ट्र? सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर, महाराष्ट्र पर RBI द्वारा कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 1.5 लाख रुपए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर, महाराष्ट्र पर। कुछ और पेनल्टीज देख लेते हैं। 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है तुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेघालय पर। 10,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जम्बूसर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भरूच, गुजरात पर। 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है दी रेंडर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरज, गुजरात पर। और 60,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महमदाबाद अर्बन पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा, गुजरात पर। द कन्नड़ा short film Sunflowers were the first ones to know has qualified for which award? कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर्स were the first ones to know ने किस पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त की है, यानी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्कर्स। देखिए, कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो, ये ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चिदानंद S नायक ने, और लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको क्वालिफिकेशन मिला है। आपको बता दें, मई 2024 में इसने ला सिनेफ अवार्ड भी जीता था बेस्ट शॉर्ट मूवी के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में। विच स्टेट्स दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क would become India's first zoo to receive certification from the Indian Green Building Council for its sustainable and eco-friendly initiatives? पूछा है किस राज्य का दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क अपने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पहल के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन जाएगा? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क है बनखंडी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल में बन रहा है,
ये इंडिया का फर्स्ट जो होगा जिसे सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से, इसके सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए। द प्रोजेक्ट हैज़ ऑफिशियली बीन रजिस्टर्ड विद द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग and landscape certification which will validate the park's adherence to high environmental standards। अच्छा, आपको एक न्यूज़ और जाननी चाहिए वाइल्ड लाइफ से संबंधित है। 10 वाइल्ड एलिफेंट्स हाल ही में मर गए हैं। 13 का झुंड था, 10 मर गए हैं मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, और इनकी डेथ बताई जा रही है कोडो मिलेट के कारण। व्हाट इज द शेयर होल्डिंग रेशियो बिटवीन एनटीपीसी एंड ओएनजीसी इन द जॉइंट वेंचर? एनटीपीसी और ओएनजीसी के बीच संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 50:50। देखिए, जो लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी, इन्होंने एक 50-50% का जॉइंट वेंचर कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए एमओयू साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी के एरियाज में कार्य करने के लिए। द जेवीसी यानी कि जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन द कंट्रीज लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी एंड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हैज़ बीन फॉर्म्ड थ्रू देयर ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी। तो इनकी जो सब्सिडरी है ग्रीन एनर्जी, जैसे एनटीपीसी की तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है और ओएनजीसी की है ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो इनके थ्रू ये जॉइंट वेंचर बनेगा। वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है हरारे। तो देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज से, इन्होंने हाल ही में एक मीटिंग की है जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे में, और मीटिंग का नाम रहा है क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। देखिए, अब ये नहीं है कि अगर भारत से संबंधित कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है या फिर पूरे वर्ल्ड से संबंधित नहीं है तो नहीं पूछी जाती, इस तरह की कॉन्फ्रेंस भी पूछ ली जाती हैं क्वेश्चन पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए, अनएक्सपेक्टेड बनाने के लिए। हालांकि ये थीम नहीं पूछा जाएगा, लंबा थीम है, कल्टिवेटिंग रेजिलियंस इन हेल्थ टुवर्ड्स यूनिफाइड इक्विटेबल स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इन अफ्रीका। एक और मीटिंग इंपॉर्टेंट है अफ्रीका से संबंधित, हाल ही में चाइना ने फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन समिट को होस्ट किया है बीजिंग में। 53 अफ्रीकन नेशंस द्वारा इसको अटेंड किया गया। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर एट द 2024 एशियन आर्म रेसलिंग कप? भारत ने 2024 एशियाई आर्म रेसलिंग कप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है सेकंड। देखिए, भारत रनर अप रहा है ओवरऑल टीम स्टैंडिंग्स में एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 में, जो कि मुंबई में हुआ है, और मतलब भारत होस्ट रहा। पहले नंबर पर कजाकिस्तान रहा है। 9 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है 6 कैटेगरीज में, पैरा मास्टर्स, सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर्स, ठीक है, अलग अलग वेट डिविजन्स के हिसाब से। The Government of India and the Asian Development Bank signed a $200 million loan to upgrade water supply, sanitation, mobility and other urban services in which state? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति, स्वच्छता, गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन यानी कि 1680 करोड़ रुपए का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि उत्तराखंड में जो वाटर सप्लाई है उसको ऑपरेट किया जा सके, सैनिटेशन, मोबिलिटी और जो अर्बन सर्विसेज हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रेजिलिएंट टू क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल रिस्क सच एज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, ensuring द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ उत्तराखंड पॉपुलेशन। ये जो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ता हूँ ना, ये आप ये मत समझिए कि इंग्लिश में पढ़ कर निकल लिया। एक्चुअली जो इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं, वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होती वो चीज़ें, ठीक है, पर क्वेश्चन का एक सेंस बनाने के लिए वो मैं आपके साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को भी हटा दूँगा तब भी आपका क्वेश्चन पूरा है ये, पर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगे और एक सेंस बने कि हाँ कुछ न्यूज़ हमने पढ़ी है, इसलिए मैं ये चीज़ें ऐड कर देता हूँ। बाकी जो समझाने वाली चीज़ होती है तो मैं आपको समझाता ही हूँ। भारती टेलीकॉम लिमिटेड हैज़ इंक्रीज इट्स स्टेक इन एयरटेल टू व्हाट परसेंटेज? भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी है 40.33%। देखिए, भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड जो कि की प्रमोटर है भारतीय एयरटेल का, इसने भारतीय एयरटेल में 40.33% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। हाल ही में इसने एडिशनल 1.2% स्टेक प्राप्त किए हैं इंडिया कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से।
इस डील के बाद जो इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, इसके जो शेयर हैं एयरटेल में, वो स्टेक जो है वो 3.31% हो गए हैं। अच्छा, और कुछ इस तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस 6.78% स्टेक अपने डाइल्यूट करेगी पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया री से। ठीक है, 4700 करोड़ रुपए इसको प्राप्त होंगे इससे। वहीं गवर्नमेंट 2.5% डाइवेस्ट कर रही है हिंदुस्तान जिंक में, 5330 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेगी इससे। ये करंटली गवर्नमेंट के पास 30% स्टेक है इस कंपनी में। अनिल अग्रवाल की जो वेदांता है उसमें उसके 63.4% स्टेक है इस हिंदुस्तान जिंक में। With which company has the Ministry of Defense signed a contract for the procurement of 6 air cushion vehicles? रक्षा मंत्रालय ने एयर कुशन वाहन की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत 6 एयर कुशन व्हीकल्स प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 387.44 करोड़ रुपए में। कभी कभी हम इस तरह के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि किसके लिए ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ले रहे हैं ना, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जबकि हम इस चीज़ को लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि किसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, किसके लिए? ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इन वेसल्स को बोलते हैं होवरक्राफ्ट्स। द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स is aimed to boost the Indian Coast Guard's capability and reinforces the increased focus towards maritime security. What is the revised fiscal 25 growth forecast range for India in 2024 according to NIP-FP? NIP-FP के अनुसार 2024 में भारत के संशोधित फिस्कल 25 विकास पूर्वानुमान की रेंज क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 6.9 to 7.1%। देखिए, न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसने जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको डाउनवर्ड्स रिवाइज किया है, यानी कि 6.9 से 7.1% कर दिया है। पहले इन्होंने 7.1 से 7.4% बताया हुआ था। बाकी आप जानते हैं IMF ने हाल ही में अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7% रखी हुई है। हु वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द 2024 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजयी घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, डोनाल्ड ट्रंप। 2024 यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शंस 5 नवंबर 2024 को हुए। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुने गए हैं। JD वैंस ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला देवी हैरिस को हराया है। सिंपल मेजोरिटी 270 चाहिए होता है 538 इलेक्टोरल वोट्स में से, जो टोटल 50 स्टेट्स और वाशिंगटन DC इनमें से। ठीक है, याद रखिएगा, 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 की मेजोरिटी चाहिए होती है जीतने के लिए। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स कैलिफोर्निया में 54। अच्छा, जो 2024 के यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे ये 60th क्वाड्रेनियल US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो 60th एडिशन था ये इन इलेक्शंस का। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 45 प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2017 से 2021 के बीच में। ठीक है, 4 साल के लिए, यहाँ पर 4 साल के लिए चुने जाते हैं। फिलहाल ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और 47th प्रेसिडेंट होंगे 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे, मतलब अपने ऑफिस की शुरुआत करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी से हैं ये, तो 2 मेजर पार्टी वहाँ पर, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। जो रिपब्लिकन पार्टी से ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोलते हैं, और इनका जो सिंबल है या फिर मास्कोट है वो एलिफेंट है, हाथी। वही जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कमला हैरिस की रही है, बराक ओबामा की रही है, इनका जो है वो गधा है, डंकी, जैकैश जिसको बोलते हैं, इनका सिंबल है। बाकी अगर हम इनकी संसद की बात करें तो बाई कैमरल है। जो लोअर बॉडी है, यानी कि जो निचला सदन है उसके यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। जो ऊपरी सदन है, अपर बॉडी, इसे यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट बोलते हैं। वैन इज द नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है नवंबर 9। देखिए, हर साल 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को ऑफिशियली इनेक्ट किया गया था इसी दिन 9 नवंबर को 1995 में। तो जो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती है, एडवाइस प्रोवाइड कराती है जो नीडी पर्सन है, ठीक है, जिन्हें ज़रूरत है, और उनका जो केस है
वो मेडिएशन के थ्रू या फिर किसी सेटलमेंट के थ्रू ये लोग पूरा करवाते हैं। उत्तराखंड दिवस भी 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। आपको बता दें उत्तराखंड 27वां भारतीय राज्य है और नदर्न उत्तर प्रदेश से काट कर इसको 9 नवंबर को बनाया गया था साल 2000 में। What among the following is not correct about the second term of Donald Trump as American president? अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शंस हैं द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट टू एज्यूम ऑफिस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू गेट अ सेकेंड टर्म, द फर्स्ट रिपब्लिकन टू विन द पॉपुलर वोट आफ्टर 2004 या फिर द सेकेंड प्रेसिडेंट टू गेट अ नॉन कंसेक्यूटिव सेकेंड टर्म। तो इनमें से जो आंसर है वो आपका बी है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू गेट अ सेकेंड टर्म। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा था ना, तो बी। चलिए जानते हैं। देखिए फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंड रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ये फिर से दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को उन्होंने हराया है जो कि डेमोक्रेटिक नॉमिनी थी। 2 पार्टी सिस्टम है ना, वहाँ पर 2 मेजर पार्टी यही है, 2 पार्टी तो नहीं कहेंगे पर 2 मेजॉरिटी पार्टी यही है, एक तो डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन। तो ये 47th प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। पोटस बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रम्प 78 ईयर्स ओल्ड है और केवल अब तक 2 ही ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्हें नॉन कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म मिला है। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नहीं मिला है, ठीक है, बीच में कोई और रहे हैं इस तरह से। तो एक तो ट्रम्प हो गए और इनसे पहले थे ग्रोवर क्लीवलैंड। साथ ही ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, मतलब जब ये ऑफिस एज्यूम करेंगे जनवरी में तो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। फर्स्ट रिपब्लिकन भी हैं जिन्होंने साल 2004 के बाद पॉपुलर वोट हासिल किया है। इनसे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पॉपुलर वोट हासिल किया था साल 2004 में। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वैंस, इनकी वाइफ हैं उषा वैंस। ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सेकंड लेडी बन गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। बाकी आपको जानना चाहिए कि 6 इंडियन अमेरिकन और 6 के 6 डेमोक्रेट्स हैं। ये भी इलेक्शंस जीते हैं इस बार यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जो यूएस की संसद है उसके लिए। 5 थे पिछले बार और अब 6 हो गए हैं। तो ये जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन होते हैं जो यूएस संसद में जाते हैं चुनकर, इन्हें समोसा कॉकस बोलते हैं। ये टर्म 2018 के बाद काफ़ी प्रचलित हुई और राजा कृष्णमूर्ति द्वारा ये टर्म दी गई थी। What is the name of the new app launched by the छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सुगम ऐप। देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो न्यूली लॉन्च्ड ऐप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लॉन्च होने के साथ ही 1200 रजिस्ट्रेशन भी इसमें हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है सुगम यानी कन्वीनियंट ऐप। तो इसका मकसद है जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, यूजर फ्रेंडली बनाना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ HDFC's न्यूली लॉन्च्ड वेल्थ एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया? भारत में HDFC की नई लॉन्च की गई वेल्थ एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है HDFC ट्रू। देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने अपनी एक वेल्थ एसवाई स्पेस में भी एंट्री की है जिसका नाम है HDFC ट्रू। तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ये, जिस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ना, इसी तरह से। तो धीरज वैली इसके MD एंड CEO बनाए गए हैं। हु वॉज डिक्लेयर्ड द फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर बाय द ISSF इन 2024? 2024 में ISSF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है यांग जी इन। देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक चैंपियन इन 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन लियू यूकुन, ये चाइना के हैं। इन्हें मेल एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के द्वारा। वहीं यांग जी इन जो कि कोरिया से हैं, वीमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल ओलंपिक चैंपियन हैं ये, इन्हें फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है 2024 के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए जो इस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है ISSF, इसका हेडक्वार्टर्स म्यूनिक जर्मनी में। हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं इस तरह के जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं उनके।
What is the name of the Chennai-based aerospace startup that launched the Shakti Sat mission? चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप का नाम क्या है जिसने शक्ति सेट मिशन लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है स्पेस किड्स इंडिया। देखिए, चेन्नई हेडक्वार्टर्ड एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया, इसने शक्ति सेट लॉन्च किया जो कि एक ग्लोबल मिशन है जहां पर 108 कंट्रीज से 12,000 गर्ल्स को ट्रेन किया जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी में, और मकसद रहेगा जो इसरो का चंद्रयान 4 मिशन है उसके लिए इन्हें तैयार करना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन ट्रेनिंग, जब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मिशन में 108 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, हर एक कंट्री से एक, और वो सभी इंडिया आएंगे और किस तरह से इसरो कार्य करता है वो देखेंगे। साथ ही जो पेलोड्स बनाए जा रहे हैं चंद्रयान 4 मिशन के लिए उसमें अपना सहयोग देंगे। What is the theme of the 2024 Global Multi-Dimensional Poverty Index? 2024 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट। देखिए, 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसका थीम रहा पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट, इसको पब्लिश किया गया है। यह हर साल आता है इंडेक्स यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। इसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशन है हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अगर कोई हाउस होल्ड, ये जो मैंने आपको जो इंडिकेटर्स हैं उनका 1/3 नहीं अचीव कर पाते हैं, इसका मतलब वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। अगर हम 112 कंट्रीज़ में 6.3 बिलियन पीपल की बात करें तो उनमें 1.1 बिलियन पीपल यानी कि 18.3% एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं। 962 मिलियन यानी कि 83.7% पुअर रूरल एरियाज में रहते हैं। अराउंड 70.7% ऑफ ऑल पुअर लिव इन रूरल एरियाज ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। तो 70.7% है जो रूरल एरियाज में जो पुअर रहते हैं, उनमें 70.7% सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में रहते हैं। 5 कंट्री जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी हैं वो इंडिया है सबसे पहले, फिर पाकिस्तान है, फिर इथोपिया है, फिर नाइजीरिया है और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कोंगो है। और 1.1 बिलियन पुअर पीपल बताए ना मैंने, उनका 48.1% इन 5 कंट्रीज़ में रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 584 मिलियन पीपल जो कि अंडर 18 है, ये एक्सट्रीम पुअर्टी में रह रहे हैं। 27.9% इनमें चिल्ड्रन हैं और 13.5% अडल्ट हैं। अगर हम कन्फ्लिक्टेड रीजन्स की बात करें जहाँ पर लड़ाई वगैरह चल रही है, तो यहाँ पर 117 मिलियन पीपल ने अपना डिस्प्लेसमेंट किया है। नियरली 40% ऑफ दी 1.1 बिलियन पीपल लिव इन पॉवर्टी, अप्रोक्सीमेटली 455 मिलियन यानी 455 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो इस तरह की कंट्रीज़ में रह रहे हैं जहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। Which company announced the acquisition of a 46.8% stake in Orient Cement Limited? किस कंपनी ने ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 46.8% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है अंबुजा सीमेंट। देखिए, अडानी ग्रुप का जो अंबुजा सीमेंट्स है, इन्होंने अपना 3rd एक्विजिशन इस फाइनेंशियल ईयर का अनाउंस किया है। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसके तहत 46.8% स्टेक ये लोग बाय कर रहे हैं ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 81,000 करोड़ में। इसी के साथ अडानी ग्रुप की जो सीमेंट कैपेसिटी ऑफ 97.4 मिलियन टन्स पर एनम की हो जाएगी। पर फिर भी इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का, अल्ट्राटेक सीमेंट ही है 150.7 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी के साथ। तो ये इनका 4th एक्विजिशन है जब से इनके प्रमोटर चेंज हुए हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर का 3rd एक्विजिशन है। तो अगस्त 2023 में इन्होंने संघी इंडस्ट्रीज़ को एक्वायर किया था और माई होम इंडस्ट्रीज़ को भी किया था, उसके बाद फिर पेना सीमेंट को भी किया था। Who has been appointed as a chairperson of the National Pension System Trust? पूछ रहे हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है चित्रा जयसिम्हा। देखिए, पेंशन रेगुलेटर, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडी जिसे कहते हैं, इन्होंने चित्रा जयसिम्हा को चेयरपर्सन नियुक्त किया है नेशनल पेंशन सिस्टम बोर्ड में, और इस पोस्ट पर ये रिप्लेस कर रही है वेंकटा राव यदागनी को। तो एनपीएस ट्रस्ट जो है एडमिनिस्टर्ड किया जाता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा। इनका एक टास्क रहता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में कार्य किया जाए, मतलब कोई इनको दिक्कत ना हो इस तरह से। एनपीएस आप सभी जानते हैं मार्केट लिंक्ड वॉलंटरी पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल स्कीम है,
जो रिटायरमेंट के लिए सेविंग के संबंधित है। विच कंट्री होस्टेड 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्क रिडक्शन? किस देश ने जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ मिलकर 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्क रिडक्शन को आयोजित किया है मनीला में। इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया फिलीपींस के प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस के द्वारा। थीम रहा इस समिट का सर्च टू 2030 इनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दो और समिट देख लेते हैं इसी के साथ ही, ताकि इजी रहे आपको पढ़ने में। भारत ने 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को होस्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में। 1980 के बाद पहली बार है जब भारत ने इस समिट को होस्ट किया है, इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। माफ़ कीजिएगा, मतलब पहली बार है जब भारत ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1980 से हुई थी, तो उसके बाद पहली बार भारत ने होस्ट किया है। थीम रहा इसका स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। इसको इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। 27th कॉमनवेल्थ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये अपिया समूह में हुई है। थीम रहा वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ। वट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इन 2024? 2024 में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूथ एट द फोर फ्रंट। देखिए, हर साल 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा यूथ एट द फोर फ्रंट। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस से सेलिब्रेट किया जा रहा है 9 से 15 नवंबर के बीच में। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे भी 10 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे भी 10 नवंबर को मनाया जाता है। विच इंडियन स्पिरिचुअल लीडर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी? हाल ही में किस भारतीय को मानद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है श्री श्री रविशंकर। देखिए, साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन फीजी, इन्होंने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को, और इन्हें टाइटल दिया गया है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फीजी रतो विलियम एम कैटोनीवेरे के द्वारा। श्री श्री रविशंकर आप सभी जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर हैं। 1981 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। विच 3 कंट्रीज आर करेंटली द टॉप कस्टमर्स फॉर इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट्स? वर्तमान में कौन से 3 देश भारतीय सैन्य निर्यात की शीर्ष प्राप्त करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है यूएस, फ्रांस एंड अर्मेनिया। देखिए, जो यूएस, फ्रांस और अर्मेनिया है, ये टॉप 3 कस्टमर्स हैं इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट्स के लिए। यानी कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह, वो यूएस, फ्रांस और अर्मेनिया खरीदते हैं। और जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें 21% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है। तो हम क्या क्या बनाते हैं? LCA तेजस फाइटर जेट्स बनाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते हैं, वॉरशिप, सबमरीन, धनुष, आर्टिलरी गन सिस्टम और MBT अर्जुन, एडवांस्ड टॉर्ट आर्टिलरी गन सिस्टम, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, वेपन लोकेटिंग रेडार, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रेडार, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज एंड आकाश मिसाइल सिस्टम, ये सभी हम बनाते हैं। What percentage of its GDP has India allocated to education according to UNESCO? यूनेस्को के अनुसार भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है 4.6%। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने भारत की तारीफ की है और कहा है कि भारत ने अपनी GDP का 4.6% एजुकेशन पर स्पेंड किया है। 2015 से 2024 के बीच में भारत ने 4.1 से 4.6% जो है अपनी GDP का स्पेंड किया है एजुकेशन पे। ऐसा यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स ऑन वर्ल्ड एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स ने कहा है। और इसी के साथ इंडिया जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है, जो एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन द्वारा सेट किया गया है, जिसमें कहा गया कि कंट्री 4 से 6% तक जो है एजुकेशन पर स्पेंड कर अपनी GDP का, उसको अलाइन करता है।
ग्लोबली अगर हम देखें तो वर्ल्ड एवरेज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 2010 में 13.2% था, 2020 में 12.5% रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन विल लैंड ₹11,000 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमरावती इन आंध्र प्रदेश? कौन सी संस्था आंध्र प्रदेश में अमरावती के निर्माण के लिए 11,000 करोड़ रुपए का ऋण देगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हुडको। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसने कहा है कि हम 11,000 करोड़ रुपए देंगे अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में। तो 26,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है अमरावती फेज़ 1 के लिए। उसमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक 15,000 करोड़ रुपए देगा और बाकी का ये जो 11,000 करोड़ है ये हुडको देगा। साथ ही आपको जाना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $241.3 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है वेस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। Who recently received the Harry Marcel Award for the Conservation Leadership? हाल ही में संरक्षण नेतृत्व के लिए दी हैरी मैसेल अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, विभव कुमार तालुकदार। देखिए, एक पैशनेट कंजर्वेशन साइंटिस्ट है आसाम से, विभव कुमार तालुकदार। इन्हें दी हैरी मैसेल अवार्ड दिया गया है इनके कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए। किसके द्वारा? स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ये कमीशन है IUCN की, इनके द्वारा। और इनको प्रेजेंट किया गया है 5th IUCN SSC लीडर्स मीटिंग अबू धाबी में। विच कंपनी डेवलप्ड द वज्र शॉट अ हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन? किस कंपनी ने हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन वज्र शॉट विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस। देखिए, वज्र शॉट जो कि एक हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है, इसको डेवलप किया गया है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस के द्वारा, जो कि चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। तो इसको शोकेस किया गया स्वावलंबन 2024 में, जो कि इंडियन नेवी की नवल इनोवेशन एंड इंडिजनेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार है, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। और ये जो वज्र शॉट है ये डिटेक्ट कर सकता है और जाम कर सकता है ड्रोन सिग्नल्स को 4 किलोमीटर तक की रेंज में। Who has been appointed as the Director General of the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमांशु पाठक। देखिए, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने हिमांशु पाठक को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है अपने इंस्टीट्यूट का। आपको बता दें, जो इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर्स पातनचेरू हैदराबाद तेलंगाना में है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। देखिए, भले ही आपके मान लो ये डायरेक्टर जनरल न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप खुद से सोचो कि ये जो खुद में इंस्टीट्यूट है कि आपको पता था कि कहाँ स्थित है, और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। SSC रेलवे इस तरह के PCS एग्जाम में तो बहुत पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूट, और ये खुद में पूछा गया इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। Which Indian state's cabinet recently approved a 35% reservation for women in all state government recruitment? हाल ही में किस भारतीय राज्य की कैबिनेट ने सभी राज्य सरकार भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर मोहन यादव द्वारा की गई, इन्होंने 35% रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया है महिलाओं के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में। इससे पहले ये कितना था? 33% था। इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 विच इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर द हाईएस्ट रैंक? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। देखिए, क्वाकोरेली साइमंड्स QS, इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 रिलीज़ की है, और 163 रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस, जिनमें 12 नए एडिशंस हैं। इसी के साथ भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चाइना की ओर से केवल 135 इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें, और भारत की ओर से 163 हैं। अच्छा, एशिया रीजन में अगर देखें तो टोटल 984 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई हैं, और 6 यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश से ऐसी हैं जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में है एशिया में। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली 44th पोजीशन पर है, भारत की ओर से नंबर 1 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे 48th पोजीशन पर है। IIT मद्रास 56 पोजीशन पर है, तो ये टॉप 3 हो गई। उसके बाद फिर IIT खड़गपुर 60 रैंक है,
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 62 पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर IIT कानपुर 67 पर है। अगर हम सदर्न एशियन कैटेगरी की बात करें, जिसमें जो इधर के इंडिया पाकिस्तान इधर के जो साउथ एशियन नेशंस हैं इनकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो IIT दिल्ली टॉप स्पॉट पर है 308 यूनिवर्सिटी में। 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 में जगह बना पाई है। अच्छा, जो रैंकिंग्स हैं ये 11 पैरामीटर्स पर आधारित है, जैसे इंटरनेशनल फैकल्टी, स्टाफ विथ PhD, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, इनबाउंड एक्सचेंज, एकेडमिक रेपुटेशन, साइटेशंस पर पेपर्स पर फैकल्टी, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आउटबाउंड एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयर रेपुटेशन। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें इस लिस्ट में, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नैयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर NTU जिसे बोलते हैं, और फूडान यूनिवर्सिटी संघाई चाइना। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस लिस्ट में। व्हेन इज़ द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 11 नवंबर। आपको जानना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन डे ये भारत में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक। तो ये जो नेशनल एजुकेशन डे है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। 2008 में पहली बार ये मनाया गया था। आपको जानना चाहिए जो मौलाना आज़ाद हैं इन्हें पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1992 में। अच्छा, ये तो हमने देखा नेशनल एजुकेशन डे, पर आप इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी जान लीजिए। ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फिक्की प्रेसिडेंट फॉर 2024-25? 2024-25 के लिए फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हर्षवर्धन अग्रवाल। आपको जानना चाहिए कि इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल, इन्हें फिक्की प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है 2024-25 के लिए, और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के जो CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनीश शाह, उनको सक्सीड करेंगे एज द न्यू प्रेसिडेंट। फिक्की के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 को हुई थी महात्मा गांधी की एडवाइस पर GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा। What was renowned folk singer from Bihar, Sharda Sinha, who passed recently, popularly known as? बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बिहार कोकिला। आपको जानना चाहिए कि पॉपुलर फोक सिंगर शारदा सिन्हा, इनका निधन हो गया है 72 की एज में, और इन्हें बिहार कोकिला या फिर बेगम अख्तर ऑफ मिथिला के नाम से जाना जाता था। और बिहार में और जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अपने फोक सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है, जैसे छठ पूजा और वेडिंग्स के लिए। और 1991 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था म्यूज़िक में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। साल 2000 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन्हें दिया गया। वहीं पद्म भूषण इन्हें दिया गया 2018 में। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद कंडक्टेड? अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। आपको जानना चाहिए कि ऑस्ट्रा हिंद इस एक्सरसाइज का थर्ड एडिशन फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट किया गया है। तो ये जो एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद है ये एनुअली होती रहती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लास्ट एडिशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दिसंबर 2023 में। तो जो इंडियन कंटिजेंट है उनको रिप्रेजेंट किया गया डोगरा रेजिमेंट के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हेल्ड? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल IMHF का सेकंड एडिशन न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। 2 दिन का ये फेस्टिवल रहा और जो भी ग्लोबल एंड इंडियन थिंक टैंक्स हैं और कॉरपोरेशंस हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, नॉन प्रॉफिट्स,
एकेडमिशियंस और रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री हिस्ट्री और मिलिट्री हेरिटेज संबंधित है, सबके बीच में एक डायलॉग्स वगैरह हुए हैं। साथ ही जो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट शौर्य गाथा भी लॉन्च किया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और यूएसआई ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ताकि इंडियन मिलिट्री जो हेरिटेज है उसको कंजर्व किया जा सके और प्रमोट किया जा सके एजुकेशन के जरिए और टूरिज्म के जरिए। हाउ मच इज़ द कैश अवार्ड एसोसिएटेड विद द रोहिणी नैयर प्राइज दैट अनिल प्रधान वॉन दिस ईयर? इस वर्ष अनिल प्रधान द्वारा जीते गए रोहिणी नैयर पुरस्कार के लिए कितना नकद पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 10 लाख रुपीज़। देखिए, अनिल प्रधान जो को फाउंडर हैं यंग टिंकर एजुकेशन के, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेम एजुकेशन के लिए कार्य करती है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं यहाँ पर कार्य करती है, और इन्हें तीसरा रोहिणी नैयर प्राइज़ फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट दिया गया है। आपको बता दें, जो प्राइज़ है ये रोहिणी नैयर की स्मृति में उनकी फैमिली द्वारा स्थापित किया गया था। नैयर एक इकोनॉमिस्ट रही हैं, आईएएस ऑफिसर के तौर पर इन्होंने कार्य किया है उत्तर प्रदेश कैडर में, और प्लानिंग कमीशन में भी कार्य किया 1987 से 2005 तक। इनका निधन हो गया था 2021 में। तो इसमें जो प्राइज़ दिया जाता है वो 10 लाख रुपए का दिया जाता है, और किसके द्वारा? नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस के द्वारा। और जो भी 40 साल से कम के इंडिविजुअल्स हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। Who became the first Indian batter to score back-to-back centuries in T20s? T20s में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संजू सैमसन। देखिए, संजू सैमसन ये फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई हैं T20 में। इनसे पहले केवल 3 ही लोग ऐसा कर चुके हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो गुस्ताव मैक्यून फ्रांस के, रेले रोसोफ साउथ अफ्रीका के, और फिल साल्ट इंग्लैंड के ऐसा कर चुके हैं। संजू ने माइलस्टोन अचीव किया है फर्स्ट T20 जो खेला गया 4 मैच की सीरीज़ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डरबन में। तो इन्होंने 50 बॉल पर 107 जड़े हैं। इस तरह से ये 7th फास्टेस्ट इंडियन बैटर ही बन गए जिन्होंने 7000 T20 रन्स पूरे किए हैं। 269 इनिंग में इन्होंने अब ये अचीवमेंट प्राप्त की है। और ये फॉर्मर इंडिया कैप्टन MS धोनी से भी तेज इन्होंने स्कोर किया है। MS धोनी ने 305 इनिंग्स ली थी 7000 रन पूरे करने में। विच स्टेट रिसेंटली क्लियर द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट रूल्स 2024? हाल ही में किस राज्य ने पुलिस महानिदेशक चयन और नियुक्ति नियम 2024 को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट रूल्स 2024, इसे उत्तर प्रदेश स्टेट कैबिनेट द्वारा क्लियर कर दिया गया है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के जो DGP हैं उनको सिलेक्शन कमेटी द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और जो भी पर्सन है उसका जो रिमेनिंग टेन्योर है सर्विस रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अब तक क्या होता था, सेंटर का रोल रहता था DGP सिलेक्शन में, क्योंकि लिस्ट ऑफिसर्स की भेजनी होती थी UPSC को। तो वो रोल अब कट जाएगा। केवल ऐसे ऑफिसर्स जिनका मिनिमम रिमेनिंग टेन्योर यानी कि रिटायरमेंट से पहले का 6 मंथ का बचा हुआ है, ठीक है, तो उनको एलिजिबल माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। और जब वो DGP चुने जाएंगे तो उनका मिनिमम टेन्योर 2 साल का रहेगा। कई टाइम से उत्तर प्रदेश में टेम्प्रेरी DGP अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी इसमें रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट होंगे, UP चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक नॉमिनी होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, चेयरपर्सन या फिर नॉमिनी होंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे होम डिपार्टमेंट के, और एक रिटायर्ड DGP भी इस कमेटी में होंगे, सिलेक्शन कमेटी में। What is the annual family income limit for a student to be eligible for interest subvention under the PM विद्या लक्ष्मी स्कीम? PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ब्याज छूट के लिए पात्र होने हेतु एक छात्र के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 8 लाख रुपीज़। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कम्प्लीटली फंडेड है गवर्नमेंट द्वारा। PM विद्या लक्ष्मी इसको लॉन्च किया है ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके उनकी हायर एजुकेशन के लिए। तो इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स हैं
यदि वो जो टॉप के 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो उनको कोलेट्रल फ्री यानी कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई गारंटी देने की ज़रूरत है। गारंटर फ्री लोन ले सकते हैं वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो भी उनकी ट्यूशन फीस है उसको कवर करने के लिए और अदर एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। तो इसमें 22 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो है उसमें स्टूडेंट्स क्रेडिट गारंटी प्राप्त करेंगे 75% की। ठीक है, क्रेडिट गारंटी मतलब कि सरकार उनकी गारंटी लेगी कि अगर हम ये बैंक का लोन नहीं दे पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, 75% तक की क्रेडिट गारंटी सरकार देगी बैंक को। तो बैंक जो है उससे हिचकेंगे नहीं लोन देने में। ऐसे स्टूडेंट जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए तक की है और वो किसी भी बेनिफिट में नहीं आते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलती है, किसी तरह का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में नहीं आते हैं, उन्हें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक के लोन में। यानी कि 10 लाख रुपए तक का अगर वो लोन लेते हैं, ठीक है, और मान लीजिए 8% का ब्याज उनको चुकाना है, तो 3% गवर्नमेंट देगी या फिर 3% उन्हें जो उनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट देगी इनके बिहाफ पर। द इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट विल बी गिवन टू 1 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर। Preference will be given to students from government institutions who have opted for technical or professional courses। तो ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज को जिन्होंने ऑप्ट किया है उनको जो है वो दी जाएगी प्रेफरेंस। 3600 करोड़ रुपए की बजट इनके लिए रखा गया 2024-25, 2030-31 तक का। 7 लाख फ्रेश स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस इंटरेस्ट सबवेंशन ड्यूरिंग द पीरियड। और ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल होगी? जो टॉप QHEIs हैं, ठीक है, यानी कि क्वालिटी हायर इंस्टीट्यूशंस जो हैं। और कौन होंगे ये, कैसे पता चलेगा? तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग है, ठीक है, इनके द्वारा जो कॉलेजेस की रैंकिंग निकाली जाती है उसके हिसाब से। What was the amount of the penalty imposed by RBI on South Indian Bank Limited? RBI ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 59.20 लाख रुपीस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 59.20 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स और कस्टमर सर्विसेज इन बैंक से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री चरण सौहार्द कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेंगलुरु पर। 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्रीरंगम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। 50,000 की लगाई है निलंबुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड केरल पर। 25,000 की लगाई है मानवी पट्टना सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता मानवी कर्नाटक पर। और 5 लाख रुपए की लगाई है श्री महाबलेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक पर। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट रहेगा ये रहेगा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर। ठीक है, बाकी ये सब तो पूछता नहीं है एग्ज़ाम में, मतलब ये मैं इसलिए कराता हूँ अगर पूछ लिया बाई चांस तो ऐसा ना हो कि कराया नहीं था। जनरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर जब लगता है तो वही पूछते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जापान रिसेंटली लॉन्च डिफेंस सैटेलाइट? जापान के हाल ही में प्रक्षेपित रक्षा उपग्रह का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन सी है किरामेकी नंबर 3। जापान ने एक डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है किरामेकी नंबर 3। तो इसमें इसको S3 रॉकेट से इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ से? तनेगाशिमा स्पेस सेंटर। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए रशिया का जो सोयूज रॉकेट है इसने 55 सैटेलाइट्स हाल ही में ऑर्बिट में लॉन्च किए हैं, जिनमें से 2 प्राइवेटली बिल्ट ईरानियन सैटेलाइट्स भी रही, कॉस्फर और हुदहुद। Which company was recently awarded self-certification status by the Department of Defense Production, Government of India? हाल ही में भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा किस कंपनी को स्व प्रमाणन का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है BEML लिमिटेड। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की तर्ज पर BEML लिमिटेड को सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस दिया गया है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस है, नाम से पता चल रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इसके द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट, तो खुद ही ये सर्टिफाई कर सकता है उनके प्रोडक्ट्स को। ठीक है, किसी थर्ड एजेंसी से सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर BEML लिमिटेड के शांतनु रॉय हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। Which organization announced a collaboration with the Indian Banks Association to facilitate the auction of assets through the e-Bikray platform?
किस संगठन ने ई बिक्रे प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिसंपत्तियों की नीलामी की सुविधा के लिए भारतीय बैंक संघ के साथ सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा है कि हम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि जो एसेट्स हैं उनको ऑक्शन किया जा सके ई बिक्रे प्लेटफॉर्म पर, उनकी नीलामी की जा सके ई बिक्रे प्लेटफॉर्म पर। ई बिक्रे की अगर हम बात करें, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉर्पोरेट डेटर्स की, यानी कि ऐसे जिन्होंने लोन नहीं चुकाया है, ठीक है, जिनके पास काफ़ी उधार हैं, ऐसे कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, तो उनकी जो एसेट्स है, ठीक है, और एसेट्स की फ़ोटोग्राफ, वीडियोस, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सब भी पढ़ा रहता है ई बिक्रे प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर बोली लगती है, ऐसे जो डेटर्स होते हैं उनके जो एसेट्स हैं उनकी बोली लगती है। तो पीएसपी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड ये इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करती है और ऑन करती है ई बिक्रे को। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बजाज फाइनेंस टू इन्वेस्ट $400 मिलियन? किस वित्तीय संस्थान ने $400 मिलियन के निवेश के लिए बजाज फाइनेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, इसने बजाज फाइनेंस के साथ कोलैबोरेट किया है $400 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए। बजाज फाइनेंस का जो $1 मिलियन फंड रेजिंग इनिशिएटिव है उसके तहत $400 मिलियन आईएफसी देगा, ठीक है। तो ये बजाज फाइनेंस का जो $1 मिलियन का जो फंड रेजिंग इनिशिएटिव है, इसका मकसद है क्लाइमेट फाइनेंस को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन को प्रमोट करना। साथ ही आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन साइन किया है उत्तराखंड में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, मोबिलिटी और अदर अर्बन सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए। Who was named by the United States President elect Donald Trump as his White House Chief of Staff? संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया? सही आंसर ऑप्शन है सुसी वेल्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन मैनेजर सुसी वेल्स को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। आपको लगा इस तरह से जो सुसी हैं ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो इस रोल पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है। साथ ही रिपब्लिकन की फर्स्ट अपॉइंटमेंट है इस एडमिनिस्ट्रेशन में इस बारी। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, उसकी हेड होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, एक कैबिनेट पोजीशन होती है। व्हाट वाज द रिसेंट मेजॉरिटी रूलिंग इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बहुमत फैसला क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है AMU रिटेन्स इट्स माइनॉरिटी आइडेंटिटी डिस्पाइट बीइंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की मेजोरिटी से एक जजमेंट दिया है, 7 जज बेंच रही और इसको हेड किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। इन्होंने कहा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज़ करेगा, ठीक है, एक बार अगर उसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, एक बार यदि उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया गया है, ठीक है, लॉ के द्वारा, तो उसके बाद वो अपनी वो आइडेंटिटी लॉस नहीं कर सकता, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की मेजोरिटी ने। और जिन 3 लोगों की मेजोरिटी नहीं रही जो इस बात से कन्विंस नहीं थे वो थे जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और SC शर्मा। तो मेजोरिटी जजमेंट क्यों दी गई, मतलब ये जजमेंट क्यों आई? क्योंकि कई सारी पेटिशन्स आई हुई थी जिसमें लिखा गया था कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का रहना चाहिए। तो 5 जज बेंच जजमेंट हुआ था। एक 1967 केस था ये S अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पर कहा गया था कि AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसको चैलेंज किया था पेटिशंस ने, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत अपना जवाब दिया है। माइनॉरिटी स्टेटस जो AMU का है, AMU की स्थापना 1875 में हुई थी। इसको फिर पार्लियामेंट द्वारा AMU अमेंडमेंट एक्ट 1981 में रिस्टोर कर दिया गया था। फिर जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो 1981 का अमेंडमेंट है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसके द्वारा माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। उसके बाद फिर से 7 जज जो सुप्रीम कोर्ट बेंच के पास एक केस आ गया था 2019 में। Who has नीरज चोपड़ा अपॉइंटेड एज हिज न्यू कोच? नीरज चोपड़ा ने किसे अपना नया कोच नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जेन जेलेज़नी।
आपको जानना चाहिए भारत के जेवलिन थ्रो सुपरस्टार नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेन जेलेज़नी जो कि चेक रिपब्लिक से हैं, इन्हें अपना नया कोच नियुक्त किया है 2025 एथलेटिक्स सीज़न के लिए। और नीरज चोपड़ा की इनसे पहले कोच रहे डॉक्टर क्लाउस बार्टुनिट्स, तो ये रिटायर हो चुके हैं और नीरज चोपड़ा ने अपना नए कोच नियुक्त किए हैं। आपको बता दें जो ये जेन जेलेज़नी है, इनके पास जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 98.48 मीटर का इन्होंने जेवलिन फेंका था जर्मनी में 1996 में। चेक रिपब्लिक को बोहेमिया भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी इसमें। सेंट्रल यूरोप में लैंडलॉक कंट्री है। Who did पंकज आडवाणी डिफीट इन द फाइनल टू विन हिज 28th वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल? पंकज आडवाणी ने फाइनल में किसे हराकर अपना 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है रॉबर्ट हॉल। देखिए इंडियन क्विज पंकज आडवाणी, इन्होंने अपना 28th वर्ल्ड टाइटल जीता है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में, जो कि दोहा कतर में हुई है। इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया है। आपको जानना चाहिए इनकी 7th कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल विन रही है। अच्छा, एक और स्पोर्ट्स से संबंधित देख लेते हैं साथ में। सॉफ्ट टेनिस में इंडिया की तनुश्री पांडे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप, जो कि जिंगसान चाइना में हुई है। तो जब ये फाइनल खेल रही थी गोल्ड के लिए, तो इन्हें हराया गया चियांग मिनयू, जो कि चाइनीज ताइपी की है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर संदीप पाटिल्स ऑटोबायोग्राफी? भारत के पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बियॉन्ड बाउंड्रीज। आपको जानना चाहिए 1983 वर्ल्ड कप विनर और एक्स चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स संदीप पाटिल, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है मुंबई में, जिसका नाम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो जब भी कोई एक्स क्रिकेटर इस तरह की अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करता है तो एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बियॉन्ड बाउंड्रीज, अभी के भी याद रख लीजिए। 2 ऑटोबायोग्राफी और देख लेते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी और एक बुक। साक्षी मलिक रेसलर हैं, आप सभी जानते हैं, इन्होंने भी विटनेस नाम का अपना एक मेमोआर लिखा है और जोनाथन सेल्वराज के साथ मिलकर। वहीं आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर और ऑथर गौतम भाटिया, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सेंटेंस। विच इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली बिकेम वर्ल्ड नंबर 2 इन द लाइव चेस रैंकिंग्स? कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी हाल ही में लाइव शतरंज रैंकिंग में विश्व नंबर 2 बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगाइसी। देखिए इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी, ये वर्ल्ड नंबर 2 बन गए हैं लाइव चेस रैंकिंग में, और इनसे आगे केवल 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन है पहले नंबर पर। 21 साल के हैं अर्जुन और वरांगल आंध्र प्रदेश से आते हैं। लास्ट मंथ हमने देखा था कि ये सेकंड इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने 2800 ELO रेटिंग मार्क जो है क्रॉस की। आपको बता दें जो विश्वनाथ आनंद हैं, ये फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर थे जिन्होंने 2800 का ELO रेटिंग बैरियर क्रॉस किया था। अर्जुन के अलावा गुकेश और आनंद, ये 2 अदर इंडियंस हैं जो टॉप 10 चेस लाइव रेटिंग्स में हैं। गुकेश की रैंक 5th है, वहीं आनंद की 10th है। एट विच लोकेशन वॉज द 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 इनोग्रेटेड? चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है गोशन द्रास। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, इन्होंने 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 को इनोग्रेट किया है हॉर्स पोलो ग्राउंड गोशान द्रास में। साथ ही इन्होंने लद्दाख का फर्स्ट पोलो स्टेडियम भी इनोग्रेट किया गोशान द्रास में ही, जो कि 6.84 करोड़ रुपीस की कॉस्ट पर बना है। पोलो या फिर चौगान जिसे बोलते हैं, एक एंशियंट पर्शिया से ये इस गेम आया है, यानी कि ईरान से, लगभग 2000 साल पुराना है और इसको द स्पोर्ट ऑफ किंग्स भी कहते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो, ये बुएनस एयर्स अर्जेंटीना में है। एक तो आपको ये जितनी भी फेडरेशन होती है ना स्पोर्ट्स की, इनके हेडक्वार्टर्स आपको मालूम होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं स्ट्रेटेजी के तौर पर। हु वॉज नेम द प्लेयर ऑफ द ईयर एट द FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024? FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है
हरमनप्रीत सिंह। इंडियन हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर। वहीं फॉर्मर हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में, जो कि मस्कट ओमान में हुआ है। अदर विनर्स की बात करते हैं। विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ईवी चैनसेन नीदरलैंड्स की, इन्हें दिया गया। विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर ये जियाबो चाइना की, इन्हें दिया गया है। मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सुफियान खान पाकिस्तान। वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जोए दियाज अर्जेंटीना। मेंस कोच ऑफ द ईयर जीरोन डेलमी नीदरलैंड्स। वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर एलिसन अनान चाइना। मेंस अंपायर ऑफ द ईयर स्टीव रोजर्स ऑस्ट्रेलिया। वुमेन्स अंपायर ऑफ द ईयर सारा विल्सन स्कॉटलैंड। पंडित राम नारायण हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ रिनोन्ड प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सारंगी। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए लेजेंडरी सारंगी प्लेयर पंडित राम नारायण का 96 की एज में निधन हो गया है। ये राजस्थान के उदयपुर से आते थे। पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त था 2005 में। हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के लिए जाने जाते थे और ये किराना घराना से संबंधित थे। घराना पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और ऑब्चुरीज की अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह मेवाड़ जो कि मेंबर रहे मेवाड़ रॉयल फैमिली के, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे चित्तौड़गढ़ से, इनका भी 83 की एज में निधन हो गया। वहीं जाने माने तमिल एक्टर दिलीप गणेश, इनका भी निधन हो गया 80 की एज में। एज ऑफ 2023 इंडिया रैंक्ड एट विच पोजीशन ग्लोबली फॉर पेटेंट फाइलिंग्स। 2023 तक की अगर हम बात करें तो भारत पेटेंट फाइलिंग के लिए विश्व स्तर पर किस स्थान पर था। सही आंसर ऑप्शन बी है 6th। आपको जानना चाहिए कि भारत में 15.7% की ग्रोथ देखी गई है पेटेंट फाइलिंग्स में 2023 में। 64,480 एप्लीकेशन हमने सबमिट की है, ऐसा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO बताता है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है के कारण भारत टॉप 10 में अपनी जगह बना पाया है और भारत 6th पोजीशन पर है। नंबर ऑफ ग्लोबल एप्लीकेशंस 35 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं पहली बार। चाइना ने इस लिस्ट को टॉप किया है 1.64 मिलियन एप्लीकेशंस के साथ। दूसरे नंबर पर US है, फिर जापान है, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है 4th पोजीशन पर और जर्मनी 5th पोजीशन पर है। तो ये रिपोर्ट का नाम रहा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट। व्हेन इज द वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व्ड। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 12 नवंबर। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। 2024 में वर्ल्ड निमोनिया डे का थीम रहेगा चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ व्हाट अमाउंट इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय खाद्य निगम में कितनी राशि की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 10,700 करोड़ रुपए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 10,700 करोड़ रुपए जो है लगाने की बात कही है फाइनेंशियल 2024-25 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में FCI में इक्विटी के तौर पर। FCI की शुरुआत 1964 में हुई थी, तब इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ थी और इक्विटी जो थी 4 करोड़ रुपए थी। इस फिर आगे जैसे समय बढ़ता गया तो अमाउंट भी बढ़ती गई। ऑथराइज्ड कैपिटल 21,000 करोड़ रुपए पहुंच गई फरवरी 2024 में और जो इक्विटी है ये 10,157 करोड़ रुपए पहुंच गई है फाइनेंशियल 2023-24 में। विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सिंपोजियम इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी की मेजबानी किस संगठन ने की है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने रेज ऑफ विजडम सोसाइटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 8th इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सिंपोजियम को होस्ट किया है IGNCA न्यू दिल्ली में, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में। इसमें एग्जीबिशंस रहे जैसे जिनका टाइटल रहा मेटाफिजिकल सिंबॉलिक एंड हीलिंग थीम्स इन वर्चुअल आर्ट्स, और एक कॉन्फ्रेंस भी रही आर्ट रिलीजन एंड हीलिंग टाइटल से। एक और समिट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी के साथ मिलकर हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। 4 रिपोर्ट्स भी यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट,
वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। Center for Development of Telematics (CDOT) has signed an agreement with HIT for development of millimeter wave transceiver for 5G rural connectivity. Center for Development of Telematics ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT रुड़की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर फॉर 5G रूरल कनेक्टिविटी को डेवलप किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। हु रीज द 3 पब्लिकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशन किसने जारी किए? सही आंसर ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 पब्लिकेशंस रिलीज किए हैं राष्ट्रपति भवन में। इनके नाम है जस्टिस फॉर नेशन, रिफ्लेक्शंस ऑन 75 ईयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा है प्रिजन इन इंडिया, मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स फॉर रिफॉर्मेशन एंड डिकंजेशन। तीसरा है लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स, अ रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ लीगल एड सेल्स इन इंडिया। साथ ही आपको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस संजीव खन्ना, इन्होंने 11 नवंबर को 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली है। इन्हें शपथ दिलाई गई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। जस्टिस खन्ना का टेन्योर 13 मई 2025 तक रहने वाला है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स निंगोल चकोबा फेस्टिवल? कौन सा राज्य निंगोल चकोबा महोत्सव मनाता है? सही आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। आपको जानना चाहिए कि मणिपुर में निंगोल चकोबा फेस्टिवल मनाया जाता है और मैतेई कम्युनिटी का बिगेस्ट फेस्टिवल है। मैतेई कैलेंडर में हियांग नाम का एक इसमें एक लूनर मंथ होता है, ठीक है, तो इसके 2nd डे को ये मनाया जाता है। तो इसमें जो मैरिड सिस्टर्स हैं वो अपने घर जाती हैं, ठीक है, मिलती हैं, सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद फिर वापस आती है, उनको गिफ्ट के साथ भेज दिया जाता है। हु टॉप द एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024? एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? सही आंसर ऑप्शन भी है शिव नादर। देखिए शिव नादर जो कि फाउंडर है SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के, इंडिया के मोस्ट जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लगातार 3रे साल पिछले 5 सालों में। और एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2024 को इन्होंने टॉप किया है। इनकी जो एनुअल डोनेशन थी, यकीन करेंगे, 2153 करोड़ रुपए की रही है 2023-24। मतलब ये 5.9 करोड़ रुपीस पर डे डोनेट करते हैं। इसके बाद लिस्ट में मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इन्होंने 407 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आगे देखें, बजाज फैमिली है, कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली है, गौतम अडानी एंड फैमिली है, नंदन नीलेकानी है, कृष्णा चिवकाला है, अनिल अग्रवाल एंड फैमिली है, सुस्मिता एंड सुब्रतो बागची हैं, रोहिणी नीलेकानी है। देखिए ये 11th कंसेक्यूटिव एडिशन रहा है इस लिस्ट का। इसमें 96 न्यू एंट्रेंट्स रहे हैं, पहली बार एंट्री जिन्होंने मारी है। और इस तरह से टोटल फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट इसमें 203 पहुंच गई है, जिन्होंने 8783 करोड़ रुपए 2023-24 में डोनेट किए हैं। जो टॉप 10 है, इन्होंने 4625 करोड़ रुपए डोनेट किए। 38 की एज में निखिल कामत जो कि ज़ेरोधा के फाउंडर हैं, ये यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं 2023-24 में। 18th फिलैंथ्रोपिस्ट ने एनुअल डोनेशन 100 करोड़ से ज़्यादा की है, 30 ने 50 करोड़ से ज़्यादा की, 61 ने 20 करोड़ से ज़्यादा की है। जो थ्रेशहोल्ड है इस लिस्ट में शामिल होने के लिए वो 83 करोड़ से बढ़कर 154 करोड़ रुपए पहुंच गया। एजुकेशन मोस्ट फेवर्ड कोज रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डोनेशन दी गई है वो एजुकेशन के लिए दी गई है। और अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा शेयर है फिलैंथ्रोपिस्ट का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिशन टू स्टडी द सन्स कोरोना? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रोबा 3। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। ये जो प्रोबा 3 मिशन है इसमें 2 स्पेस क्राफ्ट्स को लॉन्च किया जाएगा और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे और जो सूरज का कोरोना है, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे।
इसके एनर्जी आउटपुट को मेजर करेंगे। तो इसरो द्वारा दिसंबर 2024 में इसे श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। तो 2 सैटेलाइट्स इसमें रहेंगी, पहली है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, दूसरा है अकल्टर स्पेसक्राफ्ट। तो एक दूसरे के क्लोज ही रहने वाले हैं और 60,500 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर। जो अकल्टर है, जो दूसरा एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट है ना, ये अकल्टर, तो ये क्या करेगा, ये कोरोनाग्राफ और सन के बीच में आ जाएगा। उससे क्या होगा, एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स बन जाएगा और उस एक्लिप्स के कारण जो सन की कोरोना है उसको एक कोरोनाग्राफ जो है पढ़ पाएगा, स्टडी कर पाएगा। व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कॉल्ड? विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन बी है लिग्नोसैट। देखिए, वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जैसे जापानीज रिसर्चर्स ने बनाया है, इसको स्पेस में लॉन्च कर दिया गया है। और आपको बता दें, इसे क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है। स्पेस एक्स रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। तो लैटिन वर्ड होता है ये, ठीक है, वुड के लिए लैटिन वर्ड यूज होता है लिग्नो, ठीक है। तो इससे बनाया गया है इसे। और मतलब जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड है लिग्नो, इसका मतलब होता है वुड। अच्छा, जो लिग्नोसैट है बना किससे है, होनोकी से। और एक ट्रेडिशनल जापानीज क्राफ्ट टेक्निक इसमें यूज़ की गई है, कोई भी स्क्रू और ग्लू इसमें यूज़ नहीं किया गया है। वुड आप सभी जानते हैं काफ़ी ड्यूरेबल है स्पेस में, अगर हम अर्थ के कंपेयर में बात करें, क्योंकि स्पेस में नो वाटर नो ऑक्सीजन, इसलिए जो वुड है वो रोट भी नहीं होगी और इनफ्लेम भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि किसी तरह का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी सैटेलाइट की। अच्छा, जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपनी सेकंड सैटेलाइट जिमसैट-2 इसको लॉन्च किया है रशिया से। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। आपको जानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जज भूषण रामकृष्ण गवई या फिर BR गवई, इन्हें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। आपको जानना चाहिए, जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ये फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि फिलहाल संजीव खन्ना है, ये पैट्रन इन चीफ होते हैं नालसा के। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं CGI के बाद, वो एग्जीक्यूटिव चेयर होते हैं। तो फिलहाल संजीव खन्ना के बाद जो सीनियर मोस्ट जज है वो BR गवई हैं और इसलिए ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं। नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को की गई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। साथ ही ये लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करती है ताकि केसेस जो है उनका स्पीडी रेजोल्यूशन हो सके। हाउ मैनी नारी शक्ति ब्रांचेस वर इनोग्रेटेड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कितनी नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 4। देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने 4 नारी शक्ति ब्रांचेस इनोग्रेट की हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बेंगलुरु से। तो ये खुली हैं बेंगलुरु में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में और जयपुर में। साथ ही आपको जानना चाहिए, सीतारमन ने नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI के द्वारा बेंगलुरु में। साथ ही निर्मला ने 6 नई SIDBI ब्रांचेस भी इनोग्रेट की है कर्नाटक में, जो कि तुमाकुरु, रायचूर, शिवमोगा, कालाबुरगी, मंगलुरु और विजयपुरा में स्थित है। Which country recently ended its fast track student visa program for applicants from India? हाल ही में किस देश ने भारत के आवेदकों के लिए अपना फास्ट ट्रैक छात्र वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है कनाडा। आपको जानना चाहिए कि कनाडा ने जो इसकी पॉपुलर फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम स्कीम है इसको एंड कर दिया है और भारत के जो छात्र कनाडा में पढ़ना चाहते हैं उनको काफ़ी हद तक ये इम्पैक्ट करने वाला है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम ये 2008 में लॉन्च किया गया था और एक फास्टर प्रोसेसिंग प्रोवाइड कराता है जो भी एलिजिबल पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं 14 कंट्रीज़ के लिए इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं केवल उन्हें 20 दिन के अंदर ही
जो अपना परमिट है वो प्राप्त हो जाता है, वरना अगर नॉर्मल तरीके से जाए तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम लगभग 8 हफ्ते का लग जाता है इंडियन एप्लीकेंट के लिए। आपको बता दें कनाडा का जो लार्जेस्ट सोर्स कंट्री है फॉरेन स्टूडेंट्स का वो भारत ही है। लगभग 4.27 लाख इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं 2023 में। विच वर्ड वॉज नेम्ड कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024? किस शब्द को कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ब्रैट। ए होगा यहाँ पर ना, ये गलती से डी लिख दिया है। देखिए ब्रैट, इसे कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। और यूनाइटेड किंगडम के सिंगर हैं चार्ली, इनकी एल्बम का भी ये नाम है। साथ ही जो यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही कमला हैरिस, इनके सपोर्टर्स द्वारा भी इसको काफ़ी यूज़ किया गया। तो वैसे तो इसका मतलब होता है बैडली बिहेव्ड चाइल्ड, लेकिन इसका जो वर्ड इन्होंने बताया वो कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC? कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, एस गोपालाकृष्णन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस गोपालाकृष्णन को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया है और इस पद पर राकेश रंजन को सक्सीड कर रहे हैं। SSC आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और रिक्रूटमेंट करती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और एजेंसीज के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के तहत ही आता है। और जो चेयरमैन होते हैं इनकी पोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होती है। हु रिसीव्ड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है, दारा सिंह खुराना। तो एक्टर हैं दारा सिंह खुराना, इन्हें महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड मिला है क्योंकि इन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज के मुद्दे पर इन्होंने अवेयरनेस रेस की है। ये कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन भी हैं, गुडविल एम्बेसडर है यूनिसेफ इंडिया के और ब्रांड एम्बेसडर हैं दात्री, जो कि एक ब्लड स्टीम सेल डोनर रजिस्ट्री है भारत में। हु वॉज क्राउंड एशियाज इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बाय द एशियन फुटबॉल फेडरेशन? एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा एशिया का वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, सॉन ह्यूंग मिन। देखिए टॉटनहम और साउथ कोरिया फॉरवर्ड खिलाड़ी माफ कीजिएगा, सॉन ह्यूंग मिन, इन्हें एशिया का इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है चौथी बार एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की एली कारपेंटर, जो कि फ्रेंच क्लब लियोन के लिए खेलती है, इन्हें विमेंस इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। जापान के गो ओइवा, इन्हें कोच मैन ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया है। वहीं AFC कोच ऑफ द ईयर वुमेन जीता है पार्क योंग जियोंग ने। AFC डायमंड ऑफ एशिया जियानी इन्फेंटिनो ने जीता है, जो कि प्रेसिडेंट हैं फीफा के। वहीं AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन ने जीता है। AFC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अकरम अफीफ, जो कि कतर से हैं, इन्हें दिया गया। और AFC विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कीको शिके, जो कि जापान से, इन्हें दिया गया। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन इलेक्टोरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज सेंट्रल पोल बॉडी? भारत के चुनाव आयोग ने हाल में किस देश के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, उज्बेकिस्तान। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ये उज्बेकिस्तानी कैपिटल ताशकंद में विजिट किए थे। आपको बता दें इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के MOUs 30 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के साथ पूरे वर्ल्ड में साइन किए हुए हैं। विच बैंक लॉन्च्ड एन इनोवेशन हब एट द सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल? सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में किस बैंक ने एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन है SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में। और ये किसकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया? एपिक्स, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड लीडिंग ग्लोबल कोलेबरेटिव इनोवेशन प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इट इज़ टू प्रोवाइड डेडिकेटेड स्पेस फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स वर्ल्डवाइड टू डिजाइन नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, टेलर्ड टू मीट द डिजिटल नीड्स ऑफ SBI's डाइवर्स कस्टमर बेस।
विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट म्यूचुअल फंड असेट्स अंडर मैनेजमेंट इन इंडिया? भारत में किस राज्य में प्रबंधन के तहत सबसे अधिक म्यूचुअल फंड संपत्ति है? सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए कि 56% या फिर आप हाफ से भी ज़्यादा कह सकते हैं टोटल म्यूचुअल फंड असेट्स अंडर मैनेजमेंट ये 3 स्टेट्स में। AMFI सितंबर 2024 डेटा ने ऐसा बताया है। हाईएस्ट जो असेट अंडर मैनेजमेंट है ये महाराष्ट्र में है, उसके बाद फिर दिल्ली और फिर गुजरात आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हाईएस्ट जो मैनेजमेंट फंड है ये कर्नाटक में, फिर वेस्ट बंगाल में आते हैं। यदि हम नॉन इक्विटी एसेट्स की बात करें जिसमें कि डेट फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड, ETFs, इन सभी के एसेट अंडर मैनेजमेंट आते हैं, उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर दिल्ली है और फिर कर्नाटक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वेल्डेसी उर्क्विज़ा। तो ब्राज़ील के फेडरल पुलिस कमिश्नर वेल्डेसी उर्क्विज़ा ये नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंटरपोल के, और ये फैसला लिया गया है इंटरपोल की हाल ही में 92nd जनरल असेंबली हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में यहाँ पर, और ये किन्हें सक्सीड कर रहे हैं? जर्गन स्टॉक को। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल आप सभी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में। 196 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मोटो है इसका कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। What percentage of 2000 rupees notes in circulation as of May 19, 2023 had been returned by October 31st, 2024? 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कितना प्रतिशत 31 अक्टूबर 2024 तक वापस आ गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 98.04%। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 98.04% जो 2000 रुपये के नोट हैं जो सर्कुलेशन में थे मई 19, 2023 तक, वो वापस आ चुके हैं 31 अक्टूबर 2024 तक, और बाकी जो 2% हैं वो सर्कुलेशन में और वो लीगल टेंडर अभी बने हुए हैं। और इसमें बताया गया है कि 2000 रुपीज़ की नोट विड्रॉल करने का फैसला लिया गया था, आप सभी जानते हैं। तो जब फैसला लिया था 19 मई 2023 को, तब 3.56 लाख करोड़ रुपीज़ थे ये पूरे भारत में। ठीक है, और अब कितना संख्या बची है इनकी? 6,970 करोड़ रुपये बचे हैं। अब 2000 रुपये के जो बैंक नोट्स हैं इनको अभी भी एक्सचेंज करा सकते हैं RBI के 19 इश्यू ऑफिस में। According to the RBI's 2023-24 survey, which countries' branches of Indian banks generated the highest fee income? RBI के 2023-24 सर्वेक्षण के अनुसार किस देश के भारतीय बैंकों की शाखाओं ने सबसे अधिक शुल्क आय उत्पन्न की है? सही आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, इंडियन बैंक्स ने अपनी जो ओवरसीज प्रेजेंस है वो बढ़ाई है 2023-24 में, चाहे आप बैलेंस शीट के टर्म में कहें या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एम्प्लॉयज़ के टर्म में कहें। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2023-24 का जो डेटा है वो बताता है। तो जो इंडियन बैंक की ब्रांचेस यूनाइटेड किंगडम में हाईएस्ट फी इनकम इन्होंने जनरेट किया, उसके बाद फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, फिर सिंगापुर में, फिर हांगकॉन्ग में। जो टोटल इनकम टू एसेट रेशो है ओवरसीज ब्रांचेज का इंडियन बैंक्स का, ये भी बढ़ गया है, 6.2% पहुँच गया है 2023-24 में। 3.9% ये 2022-23 में था। बैंक्स की जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है ये भी 8.2% तक बढ़ गई है ओवरसीज ब्रांचेज में, और 1.7% बढ़ गई है इसकी सब्सिडरीज में। अगर हम US डॉलर टर्म्स में बात करें तो ओवरसीज ब्रांचेस जो है इंडियन बैंक्स की, उन्होंने 8.8% की ग्रोथ देखी है डिपॉजिट्स में। वहीं जो लैंडिंग है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है 0.8% का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स जो है ओवरसीज ब्रांचेस की और सब्सिडरीज की जो इंडियन बैंक्स है वो भी 4.3% से बढ़ी है और 0.4% से बढ़ी है सब्सिडरीज का। Which defense PSU signed an MOU with Russia's Rosoboronexport for Panjshir Air Defense Missile Gun Systems? किस रक्षा PSU ने पंजशीर वायु रक्षा मिसाइल गन सिस्टम के लिए रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन दी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। तो डिफेंस PSU है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ, ताकि जो पंजशीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है इसको लेकर कोलैबोरेट किया है। पंजशीर S1 एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है, इसमें मिसाइल और गन वेपन जो हैं ऐड किए गए हैं।
विच कंपनी एक्वायर जेनेसिस ग्रुप, किस कंपनी ने जेनेसिस ग्रुप का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बंधन ग्रुप। तो बंधन ग्रुप इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हमने जेनेसिस ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आप कहेंगे कि इन्होंने एक्वायर किया है। ये प्रमोटर है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड और बंधन बैंक लिमिटेड की। साथ ही आपको जाना चाहिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत सिलिकॉन वैली बेस्ड इंटेलीस्विफ्ट को ये एक्वायर करेंगे। विच कंपनी हैज़ बीन रैंक द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर? किस कंपनी को लगातार 5वें वर्ष दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। आपको जाना चाहिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड मेटल्स फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। ये वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी है और लगातार 5वीं बारी से टैग मिला है। तो हाल ही में S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 एडिशन लॉन्च किया गया था, उसमें हिंडाल्को को बेस्ट चुना गया है। कीकी हाकानुसन द फर्स्ट मिस वर्ल्ड विनर हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? प्रथम मिस वर्ल्ड विजेता कीकी हाकानसन किस देश से थी? सही आंसर ऑप्शन बी है स्वीडन। देखिए कीकी हाकानसन जो कि फर्स्ट एवर विनर रही हैं मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की, इनका निधन हो गया 95 की एज में। स्वीडन में इनका जन्म हुआ था और मिस वर्ल्ड पेजेंट 1951 इन्होंने जीता था। और वो बिचरीज देख लेते हैं। फ्रीडम फाइटर मदन मोहन सोमथिया जो कि मेवाड़ प्रजामंडल वॉरियर रहे हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनका निधन हो गया 102 की एज में। जानी मानी मृदंगम स्कॉलर वरदराव कमलकारा राव, इनका निधन हो गया है 88 की एज में। इन्हें सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था एक साल पहले नहीं, कुछ साल पहले। वहीं एजुकेशनिस्ट दीनानाथ बत्रा जो कि प्रिंसिपल रहे हैं फर्स्ट स्कूल ऑफ द विद्या भारती के, इनका भी निधन हो गया 94 की एज में। व्हेन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 14। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और देखिए अगर हम थीम्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि 2024 से 2026 तक जो थीम रहने वाला है वो है डायबिटीज़ एंड वेलबींग। और यदि आप WHO की वेबसाइट पर देखेंगे तो वो इस साल का थीम बता रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है और ये तब होती है जब हमारा जो पैनक्रियाज है ये इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है उसे हमारी बॉडी इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होता है, जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, जिसे हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। तो दो तरह का डायबिटीज़ होता है, आपने सुना भी होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन इनफ नहीं हो पाता है। और दूसरे में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो है पर उसको जो है सही से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जो एक्सेस बॉडी वेट भी हो जाता है और फिजिकल इनएक्टिविटी भी इसका कारण कहीं ना कहीं होती है। लिखा ना, इट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। तो अगर आप फिजिकली इतने एक्टिव नहीं है, बॉडी वेट आपका काफ़ी है, तब ये टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, जिसके कारण बॉडी जो है इंसुलिन को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती है। Who has assumed office as the new CEO and managing director of MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज? MCX के नए CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है परवीना राय। आपको जानना चाहिए कि MCX ने कहा है कि परवीना राय को हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है 5 साल की टर्म के लिए, और इस पोजीशन पर ये PS रेड्डी को सक्सीड कर रही हैं। MCX ज्वाइन करने से पहले प्रवीणा राय CEO रह चुके हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, NPCI की। MCX इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इन विच सिटी विल द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बी इस्टेब्लिश्ड? बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु।
आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी जयदीप मजूमदार और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे, याद रखिएगा बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हमारे यहाँ की हैं इंद्रमणि पांडे, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेंगलुरु में है, तो इसके प्रीमाइसेस में सेंटर लोकेट रहेगा। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स पर ये कार्य करता है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका ढाका बांग्लादेश में है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको वो मैंडेटरी हैं पढ़ना, जैसे बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया और SC हो गया, इनकी स्थापना, इनका हेडक्वार्टर्स, ठीक है। और बिम्स्टेक का स्थापना ईयर कई बार पूछा जाता है 1997, याद रखिएगा। अच्छा, ब्रिक्स की मीटिंग पिछले साल किसने की, इस साल किसके पास अध्यक्षता है और अगले साल किसके पास रहेगी। इसी तरह SCO की अध्यक्षता पिछली बार किसके पास थी, इस बार किस पे और अगली बार किसके पास रहेगी। इस तरह से G20, G7 ये सभी आपको देखने होते हैं। इसी तरह से ओलंपिक्स, अगला ओलंपिक कौन करेगा, उसके बाद का ओलंपिक कौन करेगा, और जो 2028 का ओलंपिक है उसमें कौन से नए गेम्स ऐड हुए हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक अलग से आप इनकी लिस्ट भी बना सकते हैं। इन्विसिटी वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ रायसीना डाउन अंडर होस्टेड। रायसीना डाउन अंडर का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है कैनबरा। देखिए रायसीना डाउन अंडर, इसका सेकंड एडिशन हाल ही में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना सहयोग दिया है। तो इंडियन ओशन से लेकर साउथ पैसिफिक तक जो भी देश आते हैं या फिर जो इस टेरिटरी में है, तो उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या फिर सहयोग के लिए ये फोरम जो है स्थापित किया गया है। जैसे आसियान, बिम्स्टेक, पैसिफिक आइलैंड, जितने भी यहाँ की कंट्रीज़ हैं, सबका फ्यूचर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड जियोपॉलिटिकल बैलेंस यहाँ पर डिस्कस किया गया है। along which border was the पूर्वी प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज प्राइमरली कंडक्टेड। पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से किस सीमा पर आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया चाइना बॉर्डर। आप सभी जानते हैं इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स ईस्टर्न लद्दाख से जो है डिसंगेजमेंट इनका हो चुका है, और इसके बाद भारत ने हाल ही में एक ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च किया जिसका नाम है पूर्वी प्रहार, इंडिया चाइना बॉर्डर पर ईस्टर्न थिएटर में। इस थिएटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो एयर भी हो सकती है और आपका लैंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ठीक है, उसको थिएटर बोलते हैं। ईस्टर्न थिएटर मतलब ईस्टर्न ज्योग्राफिकल लोकेशन पर। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर आसाम के डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये अभ्यास हुई है। और कैसी अभ्यास है, ट्राई सर्विसेज। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पूर्वी प्रहार हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई वो किस नेचर की थी, इंडियन आर्मी की थी, इंडियन नेवी की थी, या फिर ट्राई सर्विसेज थी, या फिर इंडियन एयरफोर्स की थी। इस तरह से ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज में जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स हाल ही में डिसंगेजमेंट पूरा कर चुके हैं दिप्सांग और देमचोक में, तो इसके बाद ये कंडक्ट की गई है। हु क्लीन्स द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टाइटल। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन डी है अरविंद चिदम्बरम। चेस ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टाइटल जीता है और इन्होंने आरोनियन को हराया है। चैलेंजर्स कैटेगरी की बात करें तो ग्रैंड मास्टर वी प्रणव, इन्होंने टाइटल जीता है। एट व्हाट एज डिड कोको गॉफ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द WTA फाइनल्स। कोको गॉफ किस उम्र में WTA फाइनल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। सही आंसर ऑप्शन बी है 20। देखिए 20 साल की कोको गॉफ जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, इन्होंने चाइना की जैंग क्विनवॉन को हराकर WTA फाइनल जीत लिया है और ये यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं इस टाइटल को जीतने वाली, ठीक है। इनसे पहले मारिया शारापोवा 2004 में जीती थी और ये फर्स्ट अमेरिकन चैंपियन भी बन गई हैं सेरेना विलियम्स के बाद, जिन्होंने WTA फाइनल्स जीता है। ये टूर्नामेंट रियाद सऊदी अरब में हुआ है। डबल्स फाइनल की बात करें तो गैब्रिला डाब्रोस्की और एरिन राउटलिफ, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, और गैब्रिला कनाडा की हैं, इन्होंने डबल्स टाइटल जीता है। टेनिस से एक और न्यूज़ देख लेते हैं। जेनिक सिनर
ये इस साल नंबर 1 पर एंड कर रहे हैं, तो इन्हें ट्रॉफी भी दी गई है इसके लिए। इस साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और यूएस ओपन भी जीता है मेंस टाइटल। वहीं आपको जानना चाहिए, अगर हम इंडियन मास्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली में, तो अरमान भाटिया और हर्ष मेहता इन्होंने मेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है। हु वॉन द 2024 ब्राज़ीलियन ग्रांड प्री? 2024 ब्राज़ीलियन ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। देखिए, मैक्स वर्स्टैपन ने ब्राज़ीलियन ग्रां प्री जीता है। ये डच एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि फॉर्मूला 1 में रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मैक्सिकन जीपी हुई थी, वो कार्लोस सेंस जूनियर ने जीती थी। वेयर वॉज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कंडक्टेड? अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये 3 दिन की एक अभ्यास रही। इसको डिफेंस स्पेस एजेंसी अंडर हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है या फिर ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें वही बताया गया है कि किस तरह से हम स्पेस टेक्नोलॉजी को अपना जो वारफेयर है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे डिफेंस में कार्य कर सकती है, और स्पेस में जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है क्या क्या खतरे हमें हो सकते हैं, तो सभी इसमें डिस्कस किया गया है। हु वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसे चुना गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है शिगेरू इशिबा। जापान की पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा को फिर से री इलेक्ट किया है, और कुछ टाइम पहले हमने देखा था इनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसे वर्स इलेक्शन डिफीट हाल ही में मिली थी। तो इनकी रूलिंग पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो इन्होंने मेजोरिटी लॉस कर दी थी 465 सीट का जो इनका लोअर हाउस है 27 अक्टूबर को, तो फिर से इन्होंने जो है हासिल कर लिया, री इलेक्ट किए हुए हैं। एक और इसी तरह की अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नवीन चंद्र रमगुलम। इनकी पार्टी का नाम है अलायंस टू चेंजमेंट, और किन्हें सक्सीड कर रहे हैं ये? प्रविंद कुमार जगन्नाथ को। विच एक्टर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर थाईलैंड टूरिज्म? किस अभिनेता को हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सोनू सूद। देखिए, सोनू सूद जो कि एक्टर हैं, जाने माने फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइज़र नियुक्त किया गया है थाईलैंड टूरिज्म का। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स ऑफ थाईलैंड ने इन्हें ऑनरेरी टूरिज्म एडवाइज़र का टाइटल दिया है। और कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। पोलिस जो कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, इन्होंने 2 साल की पार्टनरशिप की है इंडियन क्रिकेट के राहुल के साथ, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया है। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के। कोइन DCX जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इन्होंने गौतम गंभीर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं राघवेंद्र कुमार, जिन्हें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये उत्तराखंड रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तैयब इकरम हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स फेडरेशन? तैयब इकरम को किस खेल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। देखिए, इंक्यूमेंट प्रेसिडेंट, इंक्यूमेंट मतलब जो फिलहाल उस पद पर है, इंक्यूमेंट प्रेसिडेंट तैयब इकरम, इन्हें री इलेक्ट किया गया है अनदर टर्म के लिए, अनदर कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर। और ये मीटिंग हुई है मुस्कैट ओमान में 49th FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस। आपको बता दें, पाकिस्तान बोर्न मकाऊ जो इकरम है, मतलब पाकिस्तान में जन्मे, मकाऊ में रहते हैं, ये 2 साल के पीरियड के लिए चुने गए थे पहले 2022 में, जब नरेंद्र बत्रा ने रिजाइनेशन दे दिया था। और अब इनका जो ये चुना गया है इन्हें 4 साल के टर्म के लिए चुने गए हैं। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स लुसान स्विट्जरलैंड में है। एक और चीज़, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कौन सी समिट कब हो रही है, अगली बार कब हो रही है, इसी के साथ आप ये भी ऐड कीजिए कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे टेनिस फेडरेशन का हो गया, टेबल टेनिस फेडरेशन हो गया, और फीफा हो गया, इस तरह के एथलेटिक्स फेडरेशन हो गया। Who has been recognized as the Education Leader of the Year at the Education World India School Ranking Awards 24-25? एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024-2025 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर ग्रुप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है कुणाल दलाल।
देखिए कुणाल दलाल जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JBCN एजुकेशन के, इन्हें एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया गया है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में, जो कि गुड़गांव में हुई है। JBCN एजुकेशन को इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड एजुकेशन ब्रांड चुना गया है। द लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। पूछ रहे हैं कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस भारतीय राज्य के तट पर आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। देखिए मिसाइल वगैरह जो टेस्ट होती है तो उड़ीसा में ही होती हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अपना पहला लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से, और इसको डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा, और इसके प्रोडक्शन में सहयोग दिया है भारत नेट डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने भी। व्हाट इज द एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया एसेट प्लेटफॉर्म क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी है एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। आपको जानना चाहिए कि ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट, इस पर एक सिंपोजियम या फिर एक तरह की समिट नीति आयोग ने होस्ट की है न्यू दिल्ली में ISEG फाउंडेशन के साथ मिलकर, जो कि नॉलेज पार्टनर रही है। नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी के साथ मिलकर एसेट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। तो एसेट प्लेटफॉर्म इज अ टाइमली इनिशिएटिव टू सपोर्ट स्टेट्स इन एक्सेलरेटिंग देयर ग्रीन ट्रांजिशन। तो कई तरह के ग्रीन प्रोजेक्ट चलते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया या फिर और भी कोई जो रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित है उन्हें ग्रीन प्रोजेक्ट बोला जाता है। हाइड्रोजन प्लांट कोई सेटअप कर रहा है इस तरह से, तो उनमें सहयोग देगा ये प्लेटफॉर्म। कंप्लीट जानकारी उनको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। Which company has Noida International Airport Limited signed agreement with for wind and solar power supply? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने पवन और सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन है टाटा पावर। देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बॉडी है, और जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है ग्रेटर नोएडा के जेवर में, ठीक है, उसको देखती है इसकी मतलब ये उसको रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है उसकी। तो इन्होंने 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं टाटा पावर से, एक तो विंड से संबंधित, एक सोलर पावर से संबंधित। ये जो रिपोर्ट है ये 17 अप्रैल 2025 तक चालू हो जाएगा। तो टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड 10.8 मेगावाट की विंड पावर सप्लाई करेगी यहाँ पर, और वहीं 13 मेगावाट की ऑन साइट सोलर पावर कैपेसिटी भी इस्टेब्लिश करेगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब जो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच बन रहा हो, यानी कि लैंड ली है उसके बाद फिर बन रहा हो। ब्राउनफील्ड क्या होता है, पहले से बना हुआ है उसको जो है फिर से रिनोवेशन या रिजुविनेट आप कह सकते हैं, वो किया जा रहा हो। साथ ही आपको जाना है उत्तर प्रदेश की फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लखनऊ में लॉन्च की गई। Where did the Monduro 4.0, the world's highest enduro mountain biking competition take place? दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरो माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता मोंडूरो 4.0 कहाँ आयोजित हुई। सही आंसर ऑप्शन डी है तवांग, अरुणाचल प्रदेश। देखिए वर्ल्ड की हाईएस्ट एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग कंपटीशन मोंडूरो 4.0 ये तवांग, अरुणाचल प्रदेश में चालू हुई, और एशिया एंड्यूरो सीरीज़ का ये पार्ट है। 8 कंट्रीज से जो पार्टिसिपेंट हैं वो इस बाइक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। तवांग को बोलते हैं होमलैंड ऑफ द मोन पास। अच्छा, तो ये जो 14,400 फीट की ऊंचाई पर ये स्टार्ट हो रही है और 8,000 फीट पर ये फिनिश होगी। लिखा भी है एंड्यूरो इज अ टाइप ऑफ माउंटेन बाइक रेसिंग वेयर द डाउन हिल्स आर टाइम्ड एंड द अप हिल्स आर मैंडेटरी बट नॉट टाइम्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप नीचे को जाते हैं साइकिल लेकर, मतलब ढलान जब नीचे को होती है तब तो आपकी टाइमिंग काउंट की जाएगी कौन सा ज़्यादा तेज़ चल रहा है, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं तब आपकी टाइमिंग काउंट नहीं की जाएगी। तब केवल आपको चढ़ाना है ऊपर से, उसके बाद फिर नीचे आना है। तो जब ऊपर जाएंगे तब टाइमिंग काउंट नहीं होती है, लेकिन जब नीचे आएंगे, ठीक है, तब आपकी टाइमिंग काउंट होगी, तब आपकी रेस लगती है। विजेता बैच जो कि बैंक के उन्हें स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट में, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट बैंक के अवेयरनेस में पढ़ाया गया है, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट इसमें पढ़ाए गए हैं, और इंश्योरेंस भी इसमें पढ़ाया गया है।
डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि इंटरव्यू के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंड आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।